परंपरा में चाहे मौखिक साक्ष्य हो या साहित्यिक साक्ष्य हो या पुरातात्विक साक्ष्य सभी आते हैं। अर्थात हमारे अतीत कालीन परिवेश को जानने का क्या साधन है और उसके जो उनको बनाने वाले लोगों ने किस प्रकार के मानस क्षितिज पर उनकी संरचना की। तो हम चाहे पुरातात्विक साक्ष्यों को देख लें या साहित्यिक साक्ष्य में लिखा हुआ है, मौखिक साक्ष्य की उदंतियों के अनुसार वो चलता चला आया है और ये बात अलग है कि वही मौखिक साक्ष्य बाद में चलकर के साहित्यिक साक्ष्य के रूप में लिखित परिणत हो गया। प्राचीन काल में हमारे यहाँ प्राय सभी के सभी साक्ष्य जो है श्रुति परंपरा से चलते चले आए, एक समय आके सभी संपादित हो गए। नमस्कार श्रोताओं, मैं रमन सोलंकी। आज हमारे बीच देश भारत के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार प्रोफेसर सीताराम दुबे चर्चा करने के लिए उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। श्रोताओं, मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर सीताराम दुबे ने अनेक खुदाइयाँ की है जो पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक पुस्तकों का प्रकाशन उनके माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से हुआ है, जो कि देश के नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, यानी कि आज जो हम विक्रम उत्सव 2026 मनाने जा रहे हैं, इस विक्रम उत्सव का जो व्यावहारिक पक्ष है वह देश के पक्ष में जाता है, बृहत्तर भारत के। तो बृहत्तर भारत को लेकर आपने इतिहास लेखन किया है। दूराज खाड़ी देशों तक आपका लेखन हुआ है। बौद्ध साहित्य को लेकर आपने अपना लेखन किया है। अनेक अभिलेखों पर आपकी पुस्तकें, मुद्रा शास्त्र पर आपकी पुस्तकें, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत को लेकर विशेष करके आपका प्रकाशन हुआ है। ऐसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हमारे बीच में है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रोफेसर सीताराम दुबे सर कि मैं ये जैसे कि विक्रमादित्य को लेकर अनेक पक्ष हमारे सामने आते हैं कि कहानियों और किंवदंतियों का ही वो देवता रहा है, पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव रहा है। इसी के कारण हमारे सामने अनेक समस्याएं भारत के संवत को लेकर है। तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? इतिहास के दो स्रोत होते हैं, एक तो मौखिक साक्ष्य और दूसरा लिखित साक्ष्य। दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, लेकिन तीसरा एक महत्वपूर्ण साक्ष्य उभर करके आया है, पुरातात्विक साक्ष्य। और ये तीनों विक्रमादित्य के की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है और संयोग से तीनों के माध्यम से विक्रमादित्य एक 57 ईसा पूर्व में संवत प्रवर्तक शासक के रूप में उभर के आता है जी। यह चाहे हम मुद्रा की दृष्टि से विचार करें या मौखिक स्रोतों के दृष्टि से, जिसे किंवदंती आप कह रहे हैं, या यथार्थ की दृष्टि से जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कह रहे हैं, उसके होने में कोई संदेह नहीं है। तो इस स्थिति में हम विक्रमादित्य का जो संवत है 57 ईसा पूर्व, वो कृत संवत के नाम से पहले जाना जाता रहा और संयोग से आदरणीय श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय को एक कतस उज्जैनी से मुद्रांक भी मिला था, जो उसका प्रथम साक्ष्य है, जिससे ऐसा लगता है कि इस विक्रमादित्य ने तब जबकि शकों को भारत भूमि से मार भगाया और अराजकता के स्थान पर शांति और सद्भाव का शासन स्थापित किया, तो उसकी खुशी में, उसके उपलक्ष्य में उसने जैसा चाहा वैसा पा लिया। स्वर्गीय आभा का सतयुग का हमने भारत भूमि पर पदार्पण कर दिया इस अवंती क्षेत्र में। इसी के स्मरण के लिए उसने कृत सम्मत कतस उज्जैनी नामक मुद्रांक जारी किया और इससे स्पष्ट होता है कि यह सम्मत जो 57 ईसा पूर्व में पहले प्रतिष्ठित हुआ, कृत सम्मत के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय के साथ तब जबकि विक्रमादित्य दिवंगत हो गए, तो वो शांति और सुशासन नहीं रह पाया। शताब्दियों बाद फिर इसके बाद वो कत सम्मत, जिसको कि विक्रमादित्य ने स्थापित किया था, एक मुंह चिढ़ाने जैसा हो गया कि बात तो कह रहे हैं सतयुग की और यहाँ पर नारकी जीवन हो रहा है। तो उस कृत सम्मत के स्थान पर उसी सम्मत को, चूंकि विक्रमादित्य मालव गण के थे, अतः ऐसी स्थिति में वही कृत सम्मत अब मालव गण के नाम से जाना जाने लगा।
और 2-3 शताब्दियों बाद, तब जबकि पुनः गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो पहले विक्रमादित्य नामधारी नाम ही का था, चंद्रगुप्त द्वितीय, भारत भूमि से शकों को मार भगाया और इस अवंती क्षेत्र में फिर शांति और सद्भाव का शासन स्थापित किया। तो पहला काम उसने ये किया कि वही जो कृत सम्मत के प्रवर्तक विक्रमादित्य थे, नामधारी थे, उनकी उपाधि के रूप में विक्रमादित्य धारण किया, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय अपने को विक्रमादित्य के उपाधि से विभूषित किया। और उस विभूषित करने का मात्र यही था अपने को गौरवान्वित करना कि मैंने भी वैसा ही कर डाला जैसा कि सम्मत प्रवर्तक जो है विक्रमादित्य ने किया था। और उसके बाद यही कत सम्मत, जो कालांतर में मालव सम्मत के नाम से जाना जाने लगा था, अब वो विक्रम सम्मत के नाम से जाना जाने लगा। तो ये सम्मत जो है, कृत सम्मत, मालवगण और फिर इसके बाद विक्रम सम्मत, ये 3 जो नाम का विकास है, इसके पीछे यही कहानी काम कर रही है और यही उसके ऐतिहासिक विकास का जो है परिणाम है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में जहाँ तक विक्रम संवत को लेकर जनमानस में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ हैं, तो आप बेसिकली पुरातत्ववेत्ता भी हैं, तो आपने अनेक उत्खनन कार्य भी किए। तो उज्जैन के जो पुरातात्विक उत्खननों में इस न्यायप्रिय शासक के कुछ अवशेष अभी तक सामने उपलब्ध नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ पर 3-4 उत्खनन हो चुके हैं। 57 में भी उत्खनन हुआ, 37 में भी उत्खनन हुआ, 62 में भी उत्खनन हुआ। तो ये 3 पुरातात्विक उत्खनन हुए जिनमें हमें स्तर विन्यास से किसी प्रकार का कोई उसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? फिर भी आपकी पुस्तकों में विक्रमादित्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपने अनेक मुद्राओं का जिक्र किया, अभी भी जिस प्रकार कतस मुद्रा का आप उल्लेख कर रहे थे। तो ये भ्रांति जनमानस में किस प्रकार से सर? भ्रांति मात्र इसलिए है कि जैसा कि अभी हमने कहा कि ये सम्मत पहले कृत सम्मत के नाम से जाना जाता था, आज हम इसे विक्रम सम्मत कहते हैं या सम्मत कहते हैं। तो अब कृत सम्मत, विक्रम सम्मत, मालव सम्मत में ही जो है जनमानस में ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई कि कौन सम्मत विक्रमादित्य ने प्रवर्तित किया था, कृत सम्मत प्रवर्तित किया था या मालव सम्मत प्रवर्तित किया था या विक्रम सम्मत प्रवर्तित किया था। तो जब हम इस ऐतिहासिक विकास को समझ लेंगे तो लगेगा कि ये तीनों में भेद कोई नहीं है। सम्मत एक ही है, 57 ईसा पूर्व में प्रवर्तित हुआ, लेकिन ऐतिहासिक विकास के साथ, ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ उसमें परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन होता रहा। रही बात उसके जो है पुरातात्विक साक्ष्य की, तो पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेखिक साक्ष्य आते हैं, सिक्के आते हैं, मुद्रा मुद्रांक आता है। तो जहाँ तक मुद्रा मुद्रांक की बात है, ये इसी में कतस उज्जैनिस नामक सील है। और तदनंतर कालांतर में चल करके जो है प्रतापगढ़ के आसपास से जो है कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें जो है वो विक्रमादित्य कालीन सस का उल्लेख है, स्वयं विक्रम का भी उल्लेख है। प्रतापगढ़ के आसपास जो मंदसौर थे थोड़ा आगे है। और इसके बाद जो है ठाकुर साहब को, आरसी ठाकुर को ऐसे प्रचुर मात्रा में लगभग 2 दर्जन के करीब ऐसे मुद्रांक मिले हैं जिस पर जो है सूर्य ध्वजधारी शिव का अंकन है। मैं जहाँ तक अपने अध्ययन में समझ पाया हूँ सिक्कों को, और स्वयं विक्रमादित्य पर अध्ययन करके, जिसके बारे में 2 किंवदंतियाँ हैं। एक किंवदंती वैदिक पौराणिक किंवदंती है जिसमें वो गर्दभिल के पुत्र के रूप में पैदा होता है भगवान शिव के आशीर्वाद से। ठीक है, क्योंकि वो भगवान शिव के आशीर्वाद से पैदा हुआ और जब इस प्रकार की जो है उसने उपलब्धियां हासिल कर लीं तो वो अपने को विक्रमार्क के नाम से भी जो है जाना जाने लगा। विक्रमार्क का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, और स्वयं भगवान शिव, सूर्य और शिव में कोई भेद नहीं है। ये ब्रह्मांड पुराण में जो है से स्पष्ट है कि नमोस्तु प्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च, अर्थात शिव और जो है सूर्य में कोई भेद नहीं है, सूर्य ही शिव हैं और जो है वही शिव सूर्य ध्वज धारण करते हैं। ये साहित्यिक साक्ष्य है, पौराणिक साक्ष्य है। और संयोग से इसी पौराणिक साक्ष्य को प्रतिबिंबित करता हुआ आरसी ठाकुर महोदय को अनेक ऐसे सिक्के न केवल ठाकुर साहब को मिले, ये सिक्के जो है पहले भी प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन उसका विक्रमादित्य से लिंक स्थापित नहीं हो पा रहा था।
लेकिन जब हमने इन सिक्कों का अध्ययन किया और पौराणिक साक्ष्य का अध्ययन किया, जब ये हमारे सामने आ गया कि शिव और सूर्य में कोई भेद नहीं है, भगवान शिव ही सूर्य ध्वजधारी हैं, तो उस मुद्रा को देख करके हमें स्पष्ट हो गया कि ये सूर्य ध्वजधारी महाकाल प्रकार का सिक्का कदाचित विक्रमादित्य ने ही जारी किया, क्योंकि वह पराक्रम के सूर्य के नाम से जाना जाता था। विक्रमार्क नाम उसका एक अन्य पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति में चूंकि और वह जो है भगवान शिव के आशीर्वाद से ही उत्पन्न हुआ था, जो कि पौराणिक गाथाओं से स्पष्ट है, तो इसलिए जो है वो सूर्य ध्वजधारी प्रकार के सिक्के विक्रमादित्य ने जारी किए। और कुछ सिक्कों पर जो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, कुछ ही सिक्के मिले हैं जिस पर कुछ पर विक्रमस लिखा हुआ है, तो उससे भी अगर कदाचित वही साफ है तो जो है उससे भी ये प्रमाणित हो जाता है कि मुद्राएं विक्रमादित्य की हैं। और अगर नो भी मिलें तो ये पौराणिक साक्ष्य और इन सिक्कों के माध्यम से ऐसा लगता है कि महाकाल प्रकार का सिक्का जो समय की दृष्टि से जो है वो प्रथम शक वेशभूषा में है, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ठहरता है, और इस आधार पर उसे जो है विक्रमादित्य का सिक्का माना जा सकता है। तो ये जो है साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो किंवदंती को पुष्ट करते हैं, पौराणिक साक्ष्यों को पुष्ट करते हैं। और तदनंतर एक और अन्य कथानक है जो जैन परंपरा के माध्यम से हमारे सामने आता है, जो कालकाचार्य का कथानक है, जिसमें ये जो है गर्दभिल ने उनकी बहन सरस्वती या कुछ इस नाम से जो है कई नाम दिए जाते हैं रख लिया था, और उसने प्रार्थना की, अन्य विनय किया गर्दभिल से, उसने नहीं छोड़ा और वो भाग करके पर्सिया चला गया। वहाँ के एक समूह को आमंत्रित किया, उसने भारत पर आक्रमण किया और गर्दभिल को मार डाला। उनकी पत्नी रानी गर्भवती थी और जंगलों में जा छिपी, और कालांतर में उन्हीं से वो पुत्र पैदा हुआ जो आगे चल करके जो है विक्रमादित्य के नाम से जगत प्रसिद्ध हो गया। उसने अपनी सेना पाली और फिर शकों को भारत भूमि से मार भगाया, और ऐसी स्थिति में भारत की जो है सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा की, गौरवान्वयन किया। और यही कारण है कि बाद में भी चल करके इवन जो है चालुक्य शासकों में तो विक्रमादित्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ तक की एक परंपरा विक्रमादित्य उपाध्यायी शासकों की है। स्वयं जो है कलचुरी शासक गांगेय देव ने भी विक्रमादित्य उपाधि धारण किया था। और अलग बात तो ये कि जो हेमू जो कि 13 बार जो है परास्त कर चुका था, वो भी विक्रमादित्य उपाधि धारण किया। तो ये चूंकि इतने लोगों ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की, और बाद में जब साहित्यिक साक्ष्यों का संकलन होने लगा, तो इन साक्ष्यों के माध्यम से, इन विक्रमादित्यों के माध्यम से हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व भर करके आया, सबका जो है सबका यश वैभव उसके साथ जोड़ दिया गया कि एक काल्पनिक पुरुष के रूप में भर के आया, जो है उनके नवरत्न हैं। उन नवरत्नों को जो है मुगल काल में जो है प्रतिष्ठित हुआ था, सब के सब जोड़ दिए गए, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमें विक्रमादित्य एक काल्पनिक शासक के रूप में उभर के हमारे सामने आया। उस कल्पना को हम अगर निकाल दें, इतिहास के विद्यार्थी की दृष्टि से विचार करें, और वैदिक पौराणिक साक्ष्यों और किंवदंतियों और पुरातात्विक साक्ष्यों का समन्वित अध्ययन करें, तो हमारे सामने हर हाल में 57 ईसा पूर्व का संवत प्रवर्तक शासक जो विक्रमादित्य नामधारी था उभर करके आता है। ये अब संशयहीन हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि पुरातत्व के साक्ष्यों के सामने आपने विक्रमादित्य के साक्ष्य प्रस्तुत किए, मरण मुद्रांक प्रस्तुत किए। सर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे सामने आती है माननीय भारत सरकार के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको स्वीकार किया, और मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा 20वीं शताब्दी की नई शिक्षा नीति लागू की। तो ये परंपरा को लेकर ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत विश्व गुरु था, तो ये विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में हम कहाँ तक भागीदार हो सकते हैं, हमारी क्या सहभागिता हो सकती है कि वापस माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि भारत पुनः जो है कि विश्व गुरु बने, तो इसमें पुरातत्व का क्या योगदान हो सकता है सर? देखिए, ज्ञान परंपरा में चाहे मौखिक साक्ष्य हों या साहित्यिक साक्ष्य हों या पुरातात्विक साक्ष्य हों, सभी आते हैं। अर्थात हमारे अतीतकालीन परिवेश को जानने का क्या साधन है, और उसके जो उनको बनाने वाले लोगों ने किस प्रकार के मानसिक क्षितिज पर उनकी संरचना की। तो हम चाहे पुरातात्विक साक्ष्यों को देख लें
यह साहित्यिक साक्ष्य में लिखा हुआ है। मौखिक साक्ष्य की उदंतियों के अनुसार वो चलता चला आया है, और ये बात अलग है कि वही मौखिक साक्ष्य बाद में चलकर के साहित्यिक साक्ष्य के रूप में लिखित परिणत हो गया। प्राचीन काल में हमारे यहाँ प्राय सभी के सभी साक्ष्य जो है श्रुति परंपरा से चलते चले आए, एक समय आके सभी संपादित हो गए, और पुरातात्विक साक्ष्य भी। तो इस स्थिति में जो है जिस क्षितिज में उनका लेखन हुआ या जिस क्षितिज में उनकी सर्जना हुई और वो ज़मीन के गर्त में दब गए, और बाद में हम पुरातात्विक जो है उत्खनन के माध्यम से उनको प्राप्त करते हैं, या पांडुलिपियों के माध्यम से साहित्यिक साक्ष्य के रूप में प्राप्त करते हैं, या प्रस्तर पर लिखे या ताम्रपत्र या धातुपत्र पर लिखे अभिलेखों को देखते हैं, तो वो सारे के सारे जो है हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। और ज्ञान के स्रोत का अध्ययन करना, उनको जानना समझना ही भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना है। तो वो ज्ञान परंपरा हमारी सीमित नहीं है, बहुआयामी ज्ञान परंपरा है। वो ज्ञान परंपरा है जो है वैदिक पौराणिक परंपरा, जो कि प्रवृत्ति मार्गी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ती है। दूसरा उसी के समानांतर दूसरी जो है परंपरा हमारे यहाँ है श्रवण परंपरा। जहाँ वैदिक पौराणिक परंपरा जो है प्रवृत्ति मार्गी परंपरा है, श्रवण परंपरा निर्वृत्ति मार्गी परंपरा है। और ये वैदिक साहित्य से ही, स्वयं ऋग्वेद से ही ये जो है दोनों का जो है समागम हमें मिलता है। केसी सूक्त ऋग्वेद में एक आता है ऋग संहिता का, जिसमें केसी सूक्त में जो विवरण हमारे सामने है वो श्रवण परंपरा गृहत्यागी जो है निवृत्ति मार्गी परंपरा का सूत्रपात करता है, और उसी से आगे चल कर के जो है बौद्ध और जैन आजीविक परंपराएं जो है चलती हैं। उनका अपना एक अलग साहित्यिक जो है परंपरा शुरू होती है, जिसे हम पाली साहित्य, प्राकृत साहित्य के रूप में, जो बाद में चल कर के अपभ्रंश में परिणत होता है, उसको देखते हैं। ठीक उसी के समांतर जो ऋग संहिता से प्रारंभ हुआ साहित्य वैदिक पौराणिक परंपरा, वही वैदिक साहित्य जो है कालांतर में, चूँकि उसमें सूत्र के रूप में लिखा गया था और वह बड़ा चिंतन प्रवण था, उसको जानने समझने के लिए जो है उदाहरण के माध्यम से जब समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो वही पौराणिक परंपरा और महाकाव्य परंपरा के रूप में हमारे सामने खड़ी हुई। और उसी के संरक्षण के लिए हमारे सामने धर्मशास्त्रीय साहित्य, जिसमें हम जो है धर्म सूत्र, गृह सूत्र और श्रौत सूत्र, और उसी की परंपरा आगे चल कर के धर्मशास्त्र में आती है, जिसमें मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये सारी की सारी स्मृतियाँ, और फिर उस पर टीका साहित्य जो है लिखा जाने लगता है। तो ये सारी की सारी परंपराएं जो है एक तरह से वो हमारी ज्ञान परंपरा की ही प्रतिबिंबक है। दूसरा ये भी कि जो है ये पहले नदी की तरह जो है वो अत्यंत सूक्ष्म धारा थी। जैसे मान लीजिए ऋग संहिता को ही हम ले लें, एक जो है सूत्र के रूप में उसमें बात की गई थी। वैसे ही जैसे जो है नर्मदा नदी निकलती है हमारे कंटक में जो है, या जो है आपकी गंगा नदी निकलती है वहाँ से जो है आपके जो बद्रीनाथ से, तो जहाँ से निकलती है वह धारा अत्यंत सूक्ष्म जो है रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो धारा आगे बढ़ती है, भिन्न भिन्न धाराओं में प्रस्फुटित होती हुई, भिन्न भिन्न नाम लेती हुई आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरह से जो है हमारी साहित्यिक परंपरा है। उस साहित्यिक परंपरा में पहले जो है ऋग संहिता ही थी। ऋग संहिता में भी जो है वैद्य ग्रंथ अथर्ववेद जो है आ गया, फिर जो है सामगान से संबद्ध यजुर्वेद आ गया, तो ये सारे के सारे सामवेद आ गया, फिर यजुर्वेद यज्ञ आदि से संबद्ध यजुर्वेद आ गया, फिर कालांतर में चलकर के युद्ध विद्या से संबद्ध धनुर्वेद आ गया, नाट्य शास्त्र पर उससे निकला, संगीत शास्त्र उससे निकला। तो ये सारे के सारे जो है हमारी भारतीय परंपरा के ही जो है प्रतिबिंबक हैं। और इतनी विशाल, इतनी बहुविध वर्णी जो है भारतीय परंपरा के अध्ययन के लिए मैं समझता हूँ किसी एक व्यक्ति का एक नहीं, जन्म जन्मांतर का जो है वो पुनीत कर्तव्य होगा कि उसे प्रयास करना चाहिए। और ये समृद्ध अध्ययन का, अंतरानुशासनिक अध्ययन का विषय है। अंतरानुशासनिक अध्ययन का विषय ये कि जो है कुछ लोग साहित्य जानते हैं, कुछ लोग जो है पुरातत्व जानते हैं, कुछ लोग साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या करते हैं, कुछ संगीत संबंधी व्याख्या करते हैं। तो सभी लोग मिलकर के उनका अध्ययन करें और उस परंपरा को आगे बढ़ाएं, और उसी परंपरा के माध्यम से वो जो मूल हमारा है, जिसमें ये कहा गया कि यत्र विश्व भवत्येक नीडम, जहाँ समस्त विश्व एक घोंसले के समान है, और वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता, हम पुरोहितों का ये कर्तव्य है कि हम राष्ट्र का जागरण करें, उसे सशक्त बनाएं। अयम जो वेत्ति गणना लवचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम से वो परंपरा आगे बढ़ती है। और उस परंपरा में है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और या पुराणों में कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्।
तो हमारी परंपरा वो परंपरा रही है। उस परंपरा को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसका मूल उत्स है लोक कल्याण। और लोक कल्याणकारी परंपरा अगर गुरु परंपरा का निर्वाह नहीं करेगी तो स्वार्थवादी परंपराएं किसी परंपरा का निर्वाह नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो है पुनरुन्नयन और पुनर्संभाषण अत्यंत आवश्यक है। सर, आपने पुरातत्व के साथ में धर्मशास्त्रों की चर्चा की, वेदों की चर्चा की और यहाँ तक कि आपने प्राचीन नदियों को लेकर भी अपनी बात को रखा और श्रोताओं को बताया कि प्राचीन नदियाँ भारत को लेकर कितनी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती थी। तो उज्जैन से एक विषय हमारे सामने आता है पद्मश्री डॉक्टर विष्णु वाकणकर साहब का कि उन्होंने एक सरस्वती नदी की खोज की थी जो वैदिक नदी है। तो उसको लेकर आपका क्या पक्ष रहेगा, क्योंकि अब तो दिखाई नहीं देती, वो धरती से गायब हो गई वो नदी। कितने हजार वर्ष में वो जमीन से विलुप्त हुई और यहाँ तक कहा जाता है कि वेदों का लेखन और उच्चारण जो उसी नदी के तट पर ही प्राचीन भारत में हुआ था। तो इस पक्ष में सर आपका क्या मत हो सकता है? जो है आपने माननीय विष्णु श्रीधर वाकणकर का नाम लेकर के जो है रोमांच खड़ा कर दिया। जो है वो जो कोई व्यक्ति नहीं, एक संस्था थी और गौरव है अवंतिका क्षेत्र का कि इस क्षेत्र में वो पैदा हुए। लेकिन वो अवंतिका का न रह करके, जैसे विक्रमादित्य जो है अवंतिका न रह करके पूरे भारत घूम के हो गए, वैसे ही जो है वाकणकर महोदय ने एक ऐसी संस्था का काम किया जिससे कि जो है पूरा भारत, न केवल पूरा भारत बल्कि जहाँ जहाँ भी जो है भारतीय परंपरा के लोग हैं उनको आज भी स्मरण करते हैं। और उसका जो मूलभूत तत्व ये है कि उन्होंने अत्यंत साहस के साथ जो देखा उसे कहा। उनको कोई इस बात का भय नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, और लोग के डर से जो है जो लोगों ने नहीं कहा वो अपने मन में ही बात ले करके मर गए, खप गए और उसका कोई जो है पहचानने वाला नहीं है। लेकिन जो है उन्होंने जो अनुभव किया उसको जो है उस पर अभ्यास किया और उस अभ्यास को एक तरह से भौतिक आधार देने का प्रयास किया। तो सरस्वती नदी की खोज जो आज हम जिस स्थिति में पहुँचे हैं कि कहीं कोई संशय नहीं है कि सरस्वती नदी कभी भारत भूमि में बहती थी, वो सिद्ध हो गई है। और ये जो है जो प्रथम उपक्रम प्रारंभ किया था जो है वाकणकर महोदय ने, मैं समझता हूँ 79-80 के आसपास ही उनका उपक्रम जो है 70 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था और बाद में उनके साथ लोग जुड़ते गए और जो है फिर वो परंपरा आगे बढ़ती गई और 84-85 तक जो है आकर के वो परंपरा इस तरह से विकराल रूप धारण कर ली कि ये जो है नवरत्नम इत्यादि ने ये इस रूप में सिद्ध कर दिया कि नहीं, सरस्वती नदी के होने में कोई संकोच नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि हम जो है आस पास के जो है वातावरण को नहीं देखते। मैं बनारस का मूलतः रहने वाला हूँ और बनारस में जब जो है मैं अभी 10th-11th में पढ़ता था तो गर्मी के दिनों में ही जब जो है गंगा घाट पर जाती थी दूर दूर तक पाट उसका बिखरा हुआ गंगा का दिखाई देता था। आज गर्मी के दिन में चले जाएं तो जो है गंगा घाट का किनारा मुश्किल से लगता है कि जो है बस वहाँ पहुँच गए हम। जो है बहुत पतली झीनी सी धारा है और बीच बीच में द्वीप भी उसमें बन जाता है। यही बात जो ये आपका प्रयाग में जो है संगम है वहाँ पर भी जो है जगह जगह पर द्वीप बन जाता है। गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है जो है। तो जब आजकल के समय में इतनी विकराल नदियों को हम सूखते देखते हैं तो उस काल की इतनी प्राचीन नदी अगर कहीं जाकर के जो है सूख गई तो इसमें आश्चर्य की क्या बात। और उसके सूखने का भी कारण था, उसका भी अपना इतिहास है। क्योंकि हम जब ऋक् संहिता का अध्ययन करते हैं तो ऋक् संहिता के अध्ययन से हमें जो है उसमें एक मंत्र मिलता है, देवी तमे जो है अमृतमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती, अर्थात सरस्वती नदियों में नदी है, देवियों में सर्वाधिक बड़ी देवी है और माताओं में सर्वोत्कृष्ट माता है। वो इस बात का सूचक है कि तब जबकि ऋक् संहिता का वो मंत्र रचा गया तब सरस्वती नदी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विकराल तथा लोक कल्याणकारी लोक सर्जक देवी नदी के रूप में थी। लेकिन संयोग से जो है जमुना नदी ने पाठ बदला। अनेक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जमुना नदी ने पाठ बदला और वो पाठ बदल करके जो है गंगा में उधर जा करके मिल गई और वो स्रोत जो वहाँ से आता था यमुना नदी का उससे सरस्वती जो है, और उधर झेलम ने भी पाठ बदला
और दोनों ने पार्ट बदला, तो अब जो ये दो नदियाँ मिल करके उसे और ओजस्वनी बनाती थी, वो अब सूखने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि उसी के कुछ लोग जो है अब पूर्व की ओर आए और उसी के कुछ लोग पश्चिम की ओर गए। गांगेय क्षेत्र में कुछ लोग आए और कुछ लोग, जिसका कि हमने सुबह जिक्र किया था कि टर्की तक पहुंच गए, जिसका कि बौद्धायन सूत्र में जो है उल्लेख मिलता है, जिसमें हमने कहा कि जो है राजा पुरु के दो पुत्र थे, एक का नाम अयु था, दूसरे का अमावसु था। समय के साथ वही अयु जो है पूर्व की ओर बढ़ा, कुरु गया, पांचाल से आगे बढ़ता हुआ काशी गया, काशी से विदेह चला गया और इस क्षेत्र के लोग और उसके वंशज आयव के नाम से जाने लगे। दूसरा उसका पुत्र जो अमावसु था, उसके वंशज जो है वो पश्चिम की ओर गए, वो गांधार गए, वो गए पर्शिया, वो गए टर्की, और वे ही जो है अमावस के नाम से जाने लगे। तो ये जो अमावस और आयव, ये दो जो वंश हैं जो कि पूर्व के जो है दो पुत्रों के नाम से पड़े, ये जो है भारतीय परंपरा के बृहत्तर जो है भारत की अवधारणाओं को सार्थक करते दिखाई देते हैं। और पूर्व के संदर्भ में तो स्वयं शतपथ ब्राह्मण में भी एक उल्लेख है, जहाँ ये कहा गया कि गौतम राहुगण, राजा विदेक माधव, गौतम राहुगण जो उनके पुरोहित थे, उनको लेकर के जो है अग्नि में जो है अग्नि को मुख में लेकर के जो है मिथिला तक चले गए, जो है गंडक नदी तक चले गए, जो इस बात का सूचक है कि वो जो है अग्नि और कुछ नहीं, वो वैदिक परंपरा का सूचक है। क्योंकि जो है वैदिक शारीरिक संहिता का प्रथम मंत्र जो है अग्नि मेले पुरोहितम से शुरू हुआ है। वो अग्नि हमें भारतीय संस्कृति का मूल उत्स है, वही सारा का सारा उसी से कृषि, क्योंकि अग्नि जो है वनों को जलाती गई, कृषि क्षेत्र पैदा होता गया, तो इसी स्थिति में वैदिक संस्कृति का जो है मिथिला तक प्रचार का सूचक है। कुछ विद्वानों ने कहा कि ये शतपथ ब्राह्मण तो बाद का है, उसमें जो है वहाँ से ये आया, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो गौतम राहुगण हैं स्वयं ऋक् संहिता के एक ऋचा के ऋचाकार हैं। अतः ऐसी स्थिति में जब गौतम राहुगण के साथ वो जो है विदेक माधव जाते हैं मिथिला, इसका मतलब है कि ये विदेक माधव भी उतना ही प्राचीन है जितना गौतम राहुगण। और गौतम राहुगण जब ऋक् संहिता की एक मंत्र की ऋचा का रचना करते हैं तो वो भी उतने प्राचीन हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मान्यता है वो बहुत प्राचीन जाकर के खड़ी होगी। और ऐसी स्थिति में वैदिक संस्कृति के भारतीय मानसिकता के प्रचार प्रसार और बृहत्तर भारत में परिणत के अपने एक ऐतिहासिक विकास के विविध आयाम हैं और उसको समझने की आवश्यकता है, तभी हम भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप वैश्विक हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों में आपका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है, तो ये सारी चर्चाओं में आपने मुझे अभी बताया पांचाल से लेकर गांधार तक की चर्चा की, अनेक जनपदों के नाम आपने लिए। तो सर ये 16 महाजनपद में जिस धरती पर हम बैठे अवंती महाजनपद अग्रणी रूप से काम कर रहा था, तो अभी देश दुनिया के श्रोता आपकी बात को सुन रहे हैं सर, तो मैं चाहूँगा कि पुरातत्व की दृष्टि से हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण करा रहे, नारायण लोक का निर्माण करा रहे, अभी अनेक स्थलों पर जैसे कि कृष्ण पाथई स्थलों पर जाकर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। तो विशेष करके मालवा प्रांत, जिसको कि हम अवंती महाजनपद का एक भाग मानते हैं, तो इस स्थान पर क्या ये पुरातत्व के शोध अध्येता, ये देश दुनिया के इतिहास का पुरातत्ववेत्ता यहाँ इसको किस दृष्टि से देखते हैं उज्जैन को, जो कि एक राजधानी के रूप में था और नर्मदा तट पर वो महिष्मती की राजधानी के रूप में था। अवंती महाजनपद इतना बड़ा जनपद था सर कि इसका वैश्विक क्या है सर, जो कि आज लोग इस ओर देखते हैं कि हम महाकाल की ओर जाना चाहते हैं। तो प्राचीन इतिहास इसका क्या, पुरातत्व क्या है सर इसका? देखिए, भारत का यह जो है अवंत जनपद इस रूप में जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 7th सेंचुरी BC ईसा पूर्व में जो है केवल 4 ही राजतंत्र थे। ठीक है, एक तो कौशाम्बी था जो है, वत्स जो है महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, वो भी राजतंत्र था। दूसरा कौशल महाजनपद, प्रसेनजित और जो है वो विडूडब, वो जो है राजतंत्र था। और तीसरा था मगध, जिसका बिंबिसार और जो है वो अजातशत्रु वगैरह थे। तो 3 राजतंत्र उधर, और लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्र को लेकर के जो है अवंती महाजनपद, जिसका कि जो है राजतंत्र, जो भी राजतंत्र था और इसका शासक जो है चंद्रराज प्रद्योत था। तो एक समय
तब जबकि राजतंत्र की परंपरा जो है अभी सांस ले रही थी, बढ़ रही थी, उसके जो है सूत्र में अवंती जनपद महाजनपद का और भारतीय 4 राजतंत्रों में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त राजतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा थी। और सारे के सारे जो है 3 अन्य राजतंत्र, चाहे मगध का राजतंत्र हो या कौशल का राजतंत्र हो या वत्स कौशाम्बी का राजतंत्र हो, इससे कभी प्रतिस्पर्धा करते थे अथवा इससे सहयोग लेकर के जो है मथुरा और इन क्षेत्रों तक जो है धावा बोलते थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रतिष्ठित राजतंत्र, केवल महाजनपद नहीं, यह एक विशिष्ट राजतंत्र था और चंद्रराज प्रद्योत अपने समय का सर्वाधिक प्रतापी शासकों में एक था। तब जबकि जो है धीरे धीरे जो है राजतंत्रों का विलीनीकरण, पहले तो राजतंत्र ने जो है वो लीलना प्रारंभ किया गणतंत्रों को, जो है स्वयं मथुरा तक के क्षेत्र को इस अवंती ने जो है मथुरा तक के क्षेत्र को इस अवंती ने अपने में मिला लिया था, उस जो है गणतंत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। लेकिन फिर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। एक बात अलग है कि बाद में मगध राजतंत्र जो है प्रभावी हुआ, लेकिन इसकी जो है पारंपरिकता और इसका वैभव कोई मिटा नहीं सका। वह अपने आप में एक अपने लौकिक वैशिष्ट्य के माध्यम से आगे बढ़ता रहा, आज भी है। और वे पुरातात्विक संपदाएं जो है जमी दोख हैं। ये बात अलग है कि अभी उतना अधिक पुरातात्विक उत्खनन हुआ नहीं जितना कि होना चाहिए, और उसके अपने कारण हैं। उसके अपने कारण हैं कि जो है स्वयं जहाँ उज्जैन हम हैं वहाँ पर जो है कोई वाकणकर महोदय को छोड़ करके उस तरह के पुरातत्व के जो है लोगों ने रुचि नहीं ली और धन संसाधन भी नहीं उपलब्ध थे। आज चूँकि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, माननीय जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वो सारा एक तरह से जो है कुबेर का खजाना ही जो है इस अवंती क्षेत्र के गौरवान्वयन के लिए खोल देने वाले हैं। तो हम सबका दायित्व है कि उनसे जो निवेदन करके भारत ये जो है अवंती क्षेत्र के जो गौरवपूर्ण स्थल हैं उनके उत्खनन का उनसे आग्रह करें, वो आर्थिक सहायता दें। हम जो है जो पुरातत्व के विद्यार्थी हैं उसमें अपना तन मन झोंक दें और इस अवंती क्षेत्र के गौरव गरिमा को पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से, साहित्यिक साक्ष्यों के संबंधित अध्ययन के माध्यम से विश्व के सामने लाएं। वैसे भी यह जो है विश्व पटल का जो है केंद्र है अवंती महाकाल के होने के नाते, लेकिन अपनी गौरव गरिमा और सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से उभर करके आए। यही जो है हम लोगों का दायित्व होना चाहिए और इसमें हम लोगों को अपना सर्व कुछ होम कर देना चाहिए, क्योंकि एक अध्येता के नाते हमारा दायित्व है कि अपनी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ें और लोगों के सम्मुख रखें ताकि हमारी एक पहचान बने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम श्रोताएं आपको सुन रहे थे और निश्चित रूप से पुरातत्व दृष्टि से में एक नई ऊर्जा जागृति होगी, नई आशाएं, उल्लास उनमें जागृत हुआ होगा। आपने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए सर, वाकई वो उज्जैन के लिए नहीं देश दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। और पुरातत्व की दृष्टि से जिन छात्रों को ज्ञान का अभाव था उससे वाकई शोधार्थी और जो शोधाध्यता है वो लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।